हेलो, वेलकम इन डियर कोडिंग। और हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसका आज लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज हमें क्यों सीखना चाहिए और इसके काफी सारे फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो अब हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब आप याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने इंग्लिश कैसे सीखा। सबसे पहले आपने अल्फाबेट्स के बारे में सीखा, ABCD। पहले कैपिटल ABCD लिखना सीखा, उसके बाद स्मॉल ABCD लिखना सीखा। फिर जब आपको ये ABCD लिखना आ गया तो आपने इनको कंबाइन करके वर्ड्स बनाना सीखा, जैसे PEN पेन, CAT कैट, BAT बैट, एक्सेट्रा। जब आपको इन अल्फाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाने आ गए तो अब आपने इन वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाने लग गए, जैसे दिस इज अ पेन, आई एम ए गर्ल, आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग, इस तरह से। फिर आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिखते गए और उससे आपने फिर पैराग्राफ्स बनाना सीखा। ऐसे ही सी लैंग्वेज में भी एक प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन से अल्फाबेट्स यूज करने हैं, कौन से डिजिट्स यूज करने हैं, स्पेशल सिंबल्स कौन से यूज करने हैं, और फिर इनको यूज करके कैसे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स बनाए जाते हैं। कीवर्ड्स को कंबाइन करके इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, और फाइनली जब हम खूब सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बचपन में जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखा था, ऐसे ही अब हम स्टेप बाय स्टेप सी लैंग्वेज सीखेंगे। अब है सी कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर बोला मतलब कि वो कोई अल्फाबेट हो सकता है, या फिर कोई डिजिट हो सकता है, या फिर कोई एक स्पेशल सिंबल हो सकता है जिसका यूज इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। A character denotes any alphabet, digit or special symbol used to represent information. कैरेक्टर्स हैं जो C में वैलिड हैं, जो हम C में यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से अल्फाबेट्स हैं, कौन से डिजिट्स हैं, कौन से ऐसे स्पेशल सिंबल्स हैं जो हम C में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हम C में यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट्स की बात करें तो A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, डिजिट्स में 0 से 9 तक। स्पेशल सिंबल्स की बात करें तो ये सारे स्पेशल सिंबल्स हम C में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल हम C में यूज नहीं कर सकते, वो C में अलाउड नहीं है। एक C प्रोग्राम में आपको यही सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब हम कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड के सिंपल डेफिनेशंस देखते हैं पहले। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जो चेंज ना हो, जो बदले नहीं, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। ए कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजंट चेंज। कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो चेंज ना हो, और जो चेंज हो जाए उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट मे चेंज। ऐसा कुछ जो चेंज हो सकता है उसे वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड। A keyword is a word that carries a special meaning. कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है, कीवर्ड एक वर्ड होता है जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, और इस कीवर्ड का जो भी स्पेशल मीनिंग होता है वो कंप्यूटर को पता होता है, और इस स्पेशल मीनिंग को हम नहीं बदल सकते। तो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning has already been explained to the C compiler. कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग पहले से ही सी कंपाइलर को एक्सप्लेन किया जा चुका है। सी कंपाइलर को हमने पहले से ही उस वर्ड्स का मीनिंग समझाया हुआ है। कंपाइलर क्या होता है? जो भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं उसमें अल्फाबेट्स यानी ABCD होगा, या फिर 0 से 9 डिजिट्स होंगे, या फिर स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। तो कंप्यूटर को वो सब समझ नहीं आता, तो कंपाइलर हमारे लिखे गए प्रोग्राम को उस भाषा में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर समझ सके। कंपाइलर के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे, अभी के लिए आप कंपाइलर को कंप्यूटर ही समझ सकते हो।
तो कीवर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कि सी कंपाइलर को पता होता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंट। इंट एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को डिफाइन किया जा चुका है। तो अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें अगर इंट लिखते हैं कहीं पर, तो एरर नहीं आएगा कि ये इंट क्या है, क्योंकि इंट का मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता है। और आपको याद रखना है कि सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। कौन कौन से? ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, है ना। इस तरह से ये सारे 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। इन सभी कीवर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग है। जैसे इंट, अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज एक इंटीजर होना चाहिए तो हम उसके आगे लिख देते हैं इंट। ऐसे ही कोई चीज डेसिमल होना चाहिए या किसी का आंसर डेसिमल में आता है तो हम उसके आगे लिख देते हैं फ्लोट। ऐसे ही बाकी कीवर्ड्स का भी एक स्पेशल मीनिंग है। जैसे जैसे हम आगे सी प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे तो हमें इन सब का मतलब पता चलता रहेगा। अब देखिए, सी प्रोग्रामिंग में ना हम बहुत सी कैलकुलेशंस करते हैं, तो इन कैलकुलेशन का रिजल्ट कहीं स्टोर होना चाहिए। तो वह कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में। जैसे एक इंसान के दिमाग में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ऐसे ही एक कंप्यूटर मेमोरी में भी मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। यहाँ ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये मेमोरी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंप्यूटर के मेमोरी सेल्स हैं, या फिर इन्हें हम मेमोरी लोकेशंस भी बोल सकते हैं। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है वो इन्हीं मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं, और हम इन कैलकुलेटेड वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर पाएं, इजीली इनको यूज कर पाएं, इसलिए हम इन मेमोरी लोकेशंस को एक नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन का नाम हमने x रखा है। इस x मेमोरी लोकेशन में 3 वैल्यू स्टोर्ड है, पर बाद में हमने इस x का वैल्यू चेंज कर दिया। इसमें 3 की जगह अब हमने 5 स्टोर कर दिया। तो अब यहाँ मेमोरी लोकेशन पर ये 3 हट गया और उसकी जगह 5 आ गया। और क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पर पहले 3 था, फिर हमने इसको बाद में 5 कर दिया, तो इसीलिए इन मेमोरी लोकेशंस का जो नाम होता है उसे हम एक वेरिएबल नेम बोलते हैं, या फिर हम सिंपली उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ x एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या हो गया? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन which temporarily stores data that can change while the program is running। मतलब वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। वो मेमोरी लोकेशन जिसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है, जो डेटा स्टोर्ड है, वो चेंज हो सकता है जब प्रोग्राम रन हो रहा है। So here x is a variable which initially stores 3 and then it is storing 5। अब देखिए वेरिएबल का वैल्यू कैसे चेंज होता है। यहाँ हमने x में 3 असाइन किया, तो कंप्यूटर मेमोरी में कहीं एक मेमोरी लोकेशन पर 3 स्टोर हो गया और उसका नाम हो गया x। फिर बाद में हमने x में 5 असाइन कर दिया, तो x मेमोरी लोकेशन में जो 3 वैल्यू स्टोर था वो हटकर अब उसमें 5 स्टोर हो गया। मतलब जो x मेमोरी लोकेशन है उसमें जो प्रीवियस वैल्यू 3 था वो ओवरराइट हो गया और उसकी जगह 5 आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन एक समय पर सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, उसमें एक समय पर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इस x मेमोरी लोकेशन में पहले 3 स्टोर था, फिर इसमें जब 5 स्टोर करने की कोशिश की तो प्रीवियस वैल्यू 3 को हटना पड़ा, उसकी जगह 5 आ गया। तो अब आपको ये समझ आ जाएगा यहाँ क्या लिखा है। Here 3 is stored in a memory location and a name x is given to it. Then we are assigning a new value 5 to the same memory location x. This would overwrite the earlier value 3 since a memory location can hold only one value at a time. अब क्योंकि ये जो मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम x है, ये अलग अलग वैल्यू होल्ड कर सकता है अलग अलग समय पर,
जैसे पहले इसमें 3 स्टोर था, अब बाद में इसमें 5 स्टोर कर दिया, फिर इसको हम चेंज करके कुछ और भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो x है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल नेम, या फिर सिंपल हम इसको बोल सकते हैं वेरिएबल। पर अगर मैं यहाँ पर 3 और 5 की बात करूं तो 3 और 5 कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। अब देखिए जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। किस टाइप का वेरिएबल है ये कैसे पता चलेगा? कि उसके आगे, उस वेरिएबल के आगे कौन सा कीवर्ड लगा हुआ है। वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके आगे एक कीवर्ड लगाते हैं, उस कीवर्ड से पता चलता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे अगर उस वेरिएबल के आगे इंट लिख देंगे तो इससे पता चलेगा कि वो वेरिएबल जो है वो इंटीजर वेरिएबल है, मतलब उस वेरिएबल में हम सिर्फ इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि -1, 1, 0, 2, -2, है ना। इस तरह से हम ये इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर डेसिमल्स स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर किसी वेरिएबल के आगे हमने फ्लोट लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो एक फ्लोट वेरिएबल है, मतलब उसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब आप समझ लो डेसिमल्स वाले, ठीक है, जो डेसिमल वाले नंबर हो गए, जैसे 2.3, 1.2, -2.4, इस तरह के नंबर्स हम एक फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई वेरिएबल कैर टाइप का है, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ हम सिंगल कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर्स यानी कि जैसे ए हो गया, है ना, जैसे बी। अब ये सिंगल कैरेक्टर्स की जो खास बात है वो ये है कि ये सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए। ऐसे ही 5, हैज, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स लिख दिए, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट कीवर्ड्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करें। तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है वो लिखेंगे। जैसे अभी हमने पीछे बताया कि इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है। ऐसे ही उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ये साइन लगाएंगे। उसके बाद इस वेरिएबल में हमें क्या वैल्यू स्टोर करना है वो लिखेंगे। उसके बाद हम ये सेमीकोलन लगाएंगे। इससे हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने लिखा वेरिएबल का टाइप इंट, x नाम का हमने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने 30 स्टोर किया, ठीक है। तो हम ऐसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक और y नाम का वेरिएबल बनाया है, यह भी इंट टाइप का है, और इस y में मैंने 15 स्टोर किया है। तो अब अगर मैं y का वैल्यू चेंज कर देती हूँ, अब मैं y में 20 स्टोर कर देती हूँ, तो इससे क्या होगा, अब y में क्या स्टोर है, अब y में 20 स्टोर हो जाएगा। अब y में 15 नहीं है, अब y में 20 स्टोर हो जाएगा। जो y में प्रीवियस वैल्यू था वो ओवरराइट हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। If you assign a new value to an existing variable, it will overwrite the previous value. पहले y stores 15, फिर बाद में क्या हुआ, now y is storing 20. अब मैं क्या चाहती हूँ कि y में जैसे मैंने 15 स्टोर किया है तो y में 15 ही रहे। अगर कोई बाद में उसे चेंज करके 20 स्टोर करना चाहता है या कुछ और स्टोर करना चाहता है उसमें, तो वो स्टोर ना हो। तो इसके लिए क्या कोई सॉल्यूशन है? तो हाँ, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से हम एक कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो चेंज ना हो, जिसका वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। व्हेन यू डोंट वांट अदर्स और योरसेल्फ टू ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यूज, यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो एक वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी वैल्यू आगे जाके चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो x है ये हमेशा ही 18 रहेगा।
आगे अगर हम x में कुछ और असाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो x जो है क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया। तो इसलिए कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, अ कांस्टेंट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन which temporarily stores data that cannot change throughout the execution of the program। मतलब वो मेमोरी लोकेशन जिसमें जो डेटा स्टोर्ड है, मतलब जिसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो चेंज ना हो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, मतलब जब प्रोग्राम रन हो उस दौरान उस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो चेंज ना हो, तो उस मेमोरी लोकेशन के नाम को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब आपको एक और बात याद रखनी है, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या किया है हमने, एक वेरिएबल क्रिएट किया है। क्या नाम है इस वेरिएबल का, x। इसमें क्या स्टोर किया है, 5। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, नीचे मैंने क्या किया है, नीचे मैंने फिर से एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका नाम क्या है, y। ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, पर यहाँ y में मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। नीचे आई मैं फिर से मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर मैंने y में वैल्यू असाइन किया 18। तो क्या ये ठीक है, हाँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि when you declare a variable it's okay that you assign a value at the same time or later। हम पहले भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आकर भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, पर याद रखना है ऐसा हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, बट व्हेन यू डिक्लेयर ए कांस्टेंट इट मस्ट बी असाइन्ड विद अ वैल्यू एट द सेम टाइम। जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, ये इसका नाम क्या है, x। किस टाइप का कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ये कैसे पता चल रहा है, आगे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया हुआ है। उसके बाद x में मैंने कौन सा वैल्यू स्टोर किया है, 30। अब यहाँ पर जो ये x है ना, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू असाइन किया, ये तो ठीक है। यहाँ नीचे मैंने एक और कांस्टेंट क्रिएट किया है, यह भी इंटीजर टाइप का है, पर यहाँ पर मैंने इस y में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया। अब ये ना, ये रॉन्ग है, ये एरर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y जो है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। जहां पर हम ये कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं हमें वहीं पर एक वैल्यू भी असाइन करना होता है। ठीक है, बट वेरिएबल के केस में ऐसा चल जाता है कि हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू हमने नीचे नेक्स्ट लाइन में असाइन किया। वेरिएबल के केस में ये ठीक है, पर कांस्टेंट के केस में एरर आएगा। तो ये याद रखना है कि बट व्हेन यू डिक्लेयर ए कांस्टेंट इट मस्ट बी असाइन्ड विद द वैल्यू एट द सेम टाइम। सी कांस्टेंट टाइप्स। सी कांस्टेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट्स और सेकेंडरी कांस्टेंट्स। प्राइमरी कांस्टेंट्स भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जैसे कि इंटीजर्स हो गए, -2, -1, 0। रियल कांस्टेंट यानी डेसिमल नंबर्स हो गए, जैसे 1.5, 0.2, -3.9 एक्सेट्रा। ऐसे ही कैरेक्टर कांस्टेंट यानी वो सिंगल कोट्स वाले, सिंगल कोट्स के अंदर कोई कैरेक्टर लिख दिया, जैसे 5, A। नेक्स्ट है सेकेंडरी कांस्टेंट्स, जैसे एरे हो गए, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गए, ये सब सेकेंडरी कांस्टेंट्स में आते हैं। अब जो सेकेंडरी कांस्टेंट्स है वो हम काफी बाद में पढ़ेंगे। अभी तो जो भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे उसके अंदर सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट्स ही यूज हो रहे होंगे। अब एक नोट और है जो आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं हम उन्हें लिटरल्स भी बोलते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं हम उन्हें आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूंगी, डोंट फॉरगेट टू आंसर देम। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं, उनको क्रिएट करने के क्या रूल्स होते हैं, ये सब सीखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं लेक्चर 3 में।
बाय, टेक केयर।